और ये हमारा सेकेंड पार्ट है इसका, क्योंकि कल हमने एक पार्ट पढ़ा था प्री इंडिपेंडेंस पीरियड का, आज हम उसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, यानी और कौन से प्री इंडिपेंडेंस से पहले हमारे कमीशंस जो थे या कमिटीज जो थी वो फॉर्म हुई, और क्या क्या हमारे रेवोल्यूशन आया हमारे एजुकेशन सिस्टम में। तो ये हमारा मेजरली है इस पोर्शन में। एक इन्होंने किया हार्टॉग कमेटी की बात, एबॉट वुड कमेटी की बात, फिर इन्होंने करी है वर्धा स्कीम, जो हमारी अपनी स्कीम ऑफ एजुकेशन थी, बेसिक स्कीम भी कहते हैं जिसको, नई तालीम भी कहते हैं इसको, बहुत सारे नामों से हम जानते हैं। और 1944 में सार्जेंट रिपोर्ट। तो ये हमारा बेसिकली ये हमारा चीजें थी जो हमारी बिफोर इंडिपेंडेंस हमने जिन मुद्दों पे बात करी है। तो लेट अस सी हार्टॉग कमिटी क्यों आई, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ हैविंग दिस हार्टॉग कमिटी। आपको पता है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुई, जब खत्म हुई, तो बहुत सारे चेंजेस ऑल अक्रॉस वर्ल्ड आए, ठीक है। और इसी के तहत जो ब्रिटिश पॉलिसी थी एडमिनिस्ट्रेशन की इन इंडिया, इट गॉट चेंज। और कहीं ना कहीं हिंदुस्तानियों को मन में विश्वास था कि आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शायद से ब्रिटिशर्स जो है वो थोड़ा सा हमें और फ्रीडम दे देंगे अपने तरीके से चीजों को चलाने की, ठीक है। लेकिन इस तरीके की कोई चीज नहीं हुई, ठीक है। which Indians were expecting that maybe Indian nationalist और Indian national education movement people, they thought that maybe हमें कुछ फ्रीडम मिल जाएगी और हम लोग अपने तरीके से अपना सिस्टम चला पाएंगे एजुकेशन का। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने क्या किया, इंस्टेड दे पास्ड अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इन 1919, ठीक है। और इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक डायरकी फॉर्म की। डायरकी मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो एजुकेशन था उसको दो डिफरेंट लोगों के हाथों में दे दिया, ठीक है। और इस चीज को हम मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1919 में। मॉन्टफोर्ड वाज द पर्सन हु वाज चेयरिंग द कमिटी, right? So the central government made the state administrator completely responsible for the education in spite of very limited resources at their disposal. तो उन्होंने क्या किया कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर के पास हार्डली कोई रिसोर्स थे, ना पैसे थे, ना कुछ चीजें थी, और उन्होंने उनको उसका रिस्पॉन्सिबल बना दिया उन्होंने स्टेट लेवल पे। it was impossible for them to spend sufficient money for the progress of education। और उनके पास जब रिसोर्सेज ही नहीं थे, पैसा ही नहीं था, तो उनके पास कुछ भी नहीं था उस प्रोग्रेस एजुकेशन में लगाने के लिए। Now on the other hand, the governors of the provinces, क्योंकि उस टाइम हमारे पास प्रोविंसेस थी हिंदुस्तान में, अलग अलग छोटे छोटे राजा थे और छोटे छोटे गवर्नर्स अपॉइंट कर दिए गए थे वो राजा, तो उनको बहुत सारी पावर दे दी गई, ठीक है। और उनको अनलिमिटेड पावर दी गई कि वो कैसे भी इंटरफेयर कर सके। तो एक तरफ तो ये तो आपके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया, और दूसरी तरफ क्या हुआ, गवर्नर्स को अनलिमिटेड पावर दे दी। वो ट्रांसफर भी कर सकते हैं टीचर का, अपॉइंटमेंट भी कर सकते हैं टीचर का, इस तरीके की उनको अनलिमिटेड पावर दे दी गई। तो इससे क्या हुआ, बहुत सारे क्लैशेस होने लग गए पूरे सिस्टम में, ठीक है। तो ऑल दीज थिंग्स क्रिएटेड अ डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन। और उसकी वजह से क्या हुआ, एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी कमियां नजर आने लग गई, क्योंकि दो डायरकी आ गई, दो लोगों का राज्य स्थापित हो गया यहाँ पर एजुकेशन में। तो बाय रिस्पॉन्डिंग टू द satisfaction felt by the Indian people about the Government of India Act, the Simon Commission was appointed। ये नाम तो आपने सुना होगा सबने, साइमन कमीशन, साइमन गो बैक या साइमन भारत छोड़ो, ये बहुत सारे नारे हमारे देश में लगे थे। तो साइमन कमीशन को बनाया गया, अपॉइंट किया गया 1927 में, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था वो सक्सेसफुल नहीं रहा, लोग उससे सेटिस्फाइड नहीं थे। तो इसलिए साइमन कमीशन को बिठाया गया कि वो देखे कि किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के फेलियर्स कि क्या कारण है, या ये क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, या लोग क्यों सेटिस्फाई नहीं है। द गवर्नमेंट देयरफॉर ऑथराइज्ड द कमीशन टू अपॉइंट अ कमिटी टू हेल्प इट इन प्रिपरेशन ऑफ अ रिपोर्ट ऑन एजुकेशन। तो उन्होंने बोला इस अब कमीशन को उन्होंने ये छूट दी कि वो एक कमेटी बनाए जो कि एक रिपोर्ट बना सके एजुकेशन के ऊपर। सो द कमीशन अपॉइंटेड अ कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर फिलिप हार्टॉग, जिसके नाम से फिर हार्टॉग कमीशन आया आपके पास में, सर फिलिप हार्टॉग, टू इंक्वायर इनटू द कंडीशंस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। तो उन्होंने बोला कि हार्टॉग जो है वो देखेंगे कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम की कंडीशन अभी क्या है, उसके हालत क्या है अभी। अब हार्टॉग कमिटी ने फिर से उन्होंने क्या किया, हार्टॉग कमिटी ने भी तीनों लेवल पे, यानी उन्होंने प्राइमरी, सेकेंडरी एज वेल एज हायर एजुकेशन लेवल, जैसे कि कर्जन ने किया था उसी तरह से उन्होंने भी रिकमेंडेशन किए। इनके रिकमेंडेशंस क्या थे,
नंबर 1, प्राइमरी लेवल पे इन्होंने कहा कि प्लानिंग टू मेक प्राइमरी एजुकेशन कंपल्सरी, यानी प्राइमरी एजुकेशन को कंपल्सरी बना दिया जाएगा, सभी लोगों के लिए जरूरी है कि एटलीस्ट वो प्राइमरी लेवल की एजुकेशन प्राप्त करें। दूसरी चीज उन्होंने ये बोली कि क्वालिटी डेवलपमेंट होगा, वही बात जो कर्जन ने बोली थी कि इन्होंने बोला कि हैफहैज़र्ड, इसी बेतुके तरीके से एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए, आपके पास में प्रॉपर वे में आपके पास में क्वालिटी की इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, ना कि क्वांटिटी की इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। फिर इन्होंने ये बात बोली कि मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ प्राइमरी कोर्स शुड बी ऑफ 4 years, यानी 4 साल का प्राइमरी लेवल होना चाहिए कम से कम। ठीक है, यानी 4 साल बच्चा प्राइमरी एजुकेशन ले जो कि कंपल्सरी हो। करिकुलम, द करिकुलम ऑफ प्राइमरी स्कूल शुड बी लिबरलाइज, यानी फ्री होना चाहिए, इट शुड बी बेस्ड अपॉन नीड्स। और हार्टॉक कमिटी ने एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट रियलाइज करी कि हिंदुस्तान में ज्यादातर क्या है, रूरल एरिया है, लोग गांव से बिलोंग करते हैं, और लोकल कंडीशंस का करिकुलम उनको प्रोवाइड किया जाना चाहिए जो कि उनकी जरूरत का हो। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि उनकी जरूरत और गांव के कंडीशन के अकॉर्डिंगली उनका करिकुलम जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने नेशनल करिकुलम की बात नहीं की, उन्होंने फ्लेक्सिबल करिकुलम की बात की है। दूसरी इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया जो कि था वेस्टेज और स्टेग्नेशन का। तो ये दो टर्म्स जो है वो एजुकेशन में अभी भी यूज की जाती है, जब हम यूनिवर्सलाइजेशन की बात करेंगे ना तब भी हम ये दो टर्म्स की यूज करेंगे, वेस्टेज और स्टेग्नेशन। तो इन्होंने उस टाइम पर इसकी बात करी। इसका अर्थ क्या है, स्टेग्नेशन मतलब जो बच्चे एक ही क्लास में लंबे समय तक रह जाएं, बढ़ ना पाए आगे। ठीक है, मतलब वो पास नहीं हो पा रहे, तो वो एक ही जगह पर आपके टिके हुए हैं, वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उनको नहीं प्रोवाइड हो रही, वो आगे ग्रोथ उनकी नहीं हो रही है, वो नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा पा रहे हैं, तो ये हो गया आपके पास स्टेग्नेशन। वेस्टेज क्या है, बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं, तो वो स्कूल में एडमिशन तो ले रहे हैं लेकिन उसके बाद वो किसी कारणों से उसको छोड़ दे रहे हैं पढ़ाई को। तो उन्होंने कहा कि कोई ना कोई जो भी ये कारण है इसके इनको कम किया जाना चाहिए, ना ही वेस्टेज होनी चाहिए एजुकेशन में, ना ही स्टेग्नेशन आना चाहिए। तो इन मुद्दों पर कंप्लीट करें, बीच में ही ना छोड़ दें, और बच्चे जो है वो आगे भी बढ़ी, पढ़ाई लिखाई कुछ हो नहीं पा रही है या वो नहीं कर पा रहे हैं तो वो वहीं बैठे हैं, तो उनकी इंप्रूवमेंट के लिए भी कुछ काम होना चाहिए। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि सरकार का रोल क्या होगा, यहाँ पे सरकार जो होगी वो कांस्टेंट इंस्पेक्शन करेगी इनका। ठीक है, तो उन्होंने गवर्नमेंट इंस्पेक्शन की बात करी यहाँ पर। फिर उन्होंने बोला प्राइमरी स्कूल्स शुड सर्व एज सेंटर्स फॉर रूरल अपलिफ्टमेंट, मेडिकल रिलीफ, एडल्ट एजुकेशन, मास लिटरेसी, रिक्रिएशन, सैनिटेशन, यानी उन्होंने कहा कि जो स्कूल्स हैं प्राइमरी लेवल पे वो गांव के उत्थान के लिए काम करें या अपनी आसपास की एरिया के उत्थान के लिए काम करें, यानी वहां पर किस प्रकार के काम हो। ठीक है, वहां पर आपके मेडिकल से रिलेटेड कोई आपके कैंप लगने हैं, या एडल्ट एजुकेशन की बात करनी है, या मास लिटरेसी, आपने बहुत सारे लोगों को बुला के इकट्ठे कुछ करे, तो ये सारी चीजें कहाँ पे होनी चाहिए, स्कूल इसका सेंटर होना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने ये भी एक बात करी। दूसरा उन्होंने बात करी कि जो हार्टॉक कमिटी ने बोला दैट प्राइमरी एजुकेशन शुड बी अ नेशनल कंसर्न। ठीक है, ये एक नेशन का मुद्दा होना चाहिए प्राइमरी एजुकेशन, यानी ये लोकल मुद्दा नहीं है, ये पूरे नेशन के कंसर्न की बात है, नेशनल लेवल का मुद्दा है। और इंपीरियल गवर्नमेंट शुड नॉट एंटायरली विदड्रॉ फ्रॉम द फील्ड ऑफ एजुकेशनल फाइनेंस। और उन्होंने कहा कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उनको भी पूरे फाइनेंस को ढंग से देखना चाहिए और उसमें से अपने हाथ पीछे नहीं खींचने चाहिए। तो उन्होंने बहुत सारी क्वालिटी बातें करी प्राइमरी लेवल को लेकर के। सेकेंडरी एजुकेशन में उन्होंने क्या कहा, ये कहा डाइवर्टिंग पीपल टू नॉन लिटरेसी परस्यूट। इसका मतलब कि हमें लोगों को जरूरी नहीं है कि हमें एकेडमिक चीजों में ही लगाना है। ठीक है, हमें उसके अलावा यानी वोकेशनलाइजेशन, आपको जो और रिलेटेड आपके पास चीजें हैं उसकी हम उसकी भी शिक्षा दे सकते हैं। तो नॉन लिटरेरी परस्यूट्स में भी हम उनको एंगेज कर सकते हैं। अब किस तरीके से इन्होंने कहा, with the view to reducing the domination of matriculation examination, यानी academic marks एग्जाम उसको थोड़ा कम करने के लिए उन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा द इंट्रोडक्शन ऑफ अ मोर डाइवर्सिफाइड करिकुलम इन द मिडिल वर्नाक्यूलर स्कूल। स्कूल्स बेसिकली क्या है, वर्नाक्यूलर स्कूल्स हैं जहां पे लोकल भाषा का इस्तेमाल करके उनको पढ़ाया जाएगा।
ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ अ मोर डाइवर्सिफाइड करिकुलम, क्योंकि उन्होंने पहली वाली कमेटी ने क्या था, मिडिल लेवल तक आपकी मदर टंग में पढ़ाई की जानी चाहिए। तो जो लोकल भाषा है जहाँ पे यूज वर्नाकुलर लैंग्वेज को उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया था। सो इंट्रोडक्शन ऑफ, तो इन स्कूल्स में ज्यादा से ज्यादा डाइवर्सिफाइड करिकुलम हो, यानी कि ऐसा करिकुलम हो जो कि बहुत सारे लोगों की नीड के अकॉर्डिंग हो। ठीक है। द डाइवर्जन ऑफ मोर बॉयज, यानी लड़कों को ज्यादा से ज्यादा किस तरह के कामों में लगाया जाए, इंडस्ट्रियल में, कमर्शियल करियर में, ठीक है, इन सब जगहों पे उनको लगाया जाए। फॉर विच प्रोविजन शुड बी मेड बाय ऑल्टरनेटिव कोर्सेज इन दैट स्टेज, और इसके लिए उनको उस तरीके के कोर्सेज, यानी सिर्फ एकेडमिक्स ही हमारा मेन एम ना हो। एक तरह से आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत वोकेशनलाइजेशन पे इन्होंने बात करनी शुरू करी। इन्होंने कहा ऐसे कामों में उनको नॉलेज दी जाए जो कि इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, कॉमर्स से रिलेटेड हो, कॉमर्स मतलब आपके कमर्शियल करियर से रिलेटेड हो। ठीक है। उन्होंने बोला इम्प्रूवमेंट इन ट्रेनिंग द सर्विस कंडीशंस ऑफ सेकेंडरी टीचर्स, तो इन्होंने भी फिर टीचर के कंडीशंस के ऊपर बात करी। इन्होंने देखा कि टीचर्स की जो जॉब है वो बहुत सिक्योर नहीं है। ठीक है, उनको कभी भी निकाल दिया जाता है 6, 7, 8, 9 महीने के अंदर रख के, उनकी सैलरी कुछ जॉब बहुत ज्यादा नहीं है। तो टीचर्स को भी थोड़ा परमानेंसी का एहसास हो, उनके लिए भी परमानेंट सिक्योर्ड जॉब हो जिसमें उनको प्रॉपर सैलरी मिले। तो कंडीशंस ऑफ टीचर के ऊपर भी इन्होंने बात करी यहाँ पर। अब हायर एजुकेशन, जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन या सैडलर कमीशन आया था आपके बाद, उसने बहुत सारी बातें करी थी यूनिवर्सिटी लेवल पे। ठीक है। अब आप देखेंगे उसमें क्या क्या बातें हुई थी जो हम आज बात कर रहे थे। उन्होंने बोला कि आपका ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज होने चाहिए आपके पास में। यूनिवर्सिटीज की एक्सपेंशन पे भी उन्होंने एक तरीके से रोक लगा दी थी, बहुत ज्यादा एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए। तो ये सारी ऑनर्स कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए जाने चाहिए। अब इन्होंने जब इसको स्टडी करा, उन्होंने देखा कि क्या क्या डिफेक्ट्स एग्जिस्टेंट हैं। लागू तो हो गया था लेकिन उसके बाद भी हमारे पास कुछ डिफेक्ट हैं अभी हायर एजुकेशन में। तो वो क्या थे? एक तो स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन बहुत ही गिर चुका था। ठीक है। उन्होंने कहा कि क्योंकि आपको अगर याद होगा, उन्होंने यूनिवर्सिटी को लिमिट किया लेकिन उन्होंने कॉलेजेस के एक्सपेंशन पे बना नहीं किया था। तो यानी यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस बहुत सारे हो सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर देखा कि नंबर ऑफ कॉलेजेस तो बहुत सारे इंक्रीज हो गए हैं, लेकिन उन कॉलेजेस में जो शिक्षा दी जा रही है वो बिलो स्टैंडर्ड है। ठीक है। तो उसका स्टैंडर्ड बहुत नीचे गिर चुका है उसका। तो इस बात पे उन्होंने एक डिफेक्ट निकल करके आया। दूसरी चीज उन्होंने बोली, फेलियर टू अचीव द पर्पस, यानी कि अगर हमारा मेन पर्पस जो है वो क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट है या लीडर्स क्रिएट करना है या शिक्षा देना है, तो वो जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, वो ये करने में सक्षम नहीं है। वो फेलियर साबित हो गए हैं, वो फेल हो गए हैं उस पूरी चीज पर। तीसरा उन्होंने बोला कि आपके पास बच्चे बहुत ज्यादा हैं और इसलिए यूनिवर्सिटीज जो है वो ओवर क्राउडेड हो गई हैं। ठीक है। तो ऐसे बच्चे वहां भर गए हैं जो कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए सूटेबल नहीं है। मतलब उनके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं सेट किया गया है, वो बस भरते ही जा रहे हैं उसके अंदर। तो उसकी वजह से ओवर क्राउडिंग हो गई है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। ऑनर्स क्लोज शुरू तो कर दिए गए हैं पर उनकी क्वालिटी जो है वो प्रॉपर नहीं है। ठीक है। सो देर इज अ नेग्लेक्ट ऑफ ऑनर्स कोर्सेज विच वर स्टार्टेड इन द यूनिवर्सिटीज। और दूसरा, हायर एजुकेशन पे प्रॉपर लाइब्रेरीज होनी चाहिए जो कि अगेन मिसिंग थी वहां पर। ठीक है, ढंग की लाइब्रेरीज नहीं थी। तो ये डिफेक्ट्स निकल करके आए हायर एजुकेशन के। यूनिवर्सिटीज जो होंगी यूनिटरी यूनिवर्सिटीज होंगी एज वेल एज टीचिंग यूनिवर्सिटी होंगी। यूनिटरी यूनिवर्सिटीज कौन सी होती है? यूनिवर्सिटीज वो यूनिवर्सिटीज होती हैं जिसमें आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएट लेवल कोर्सेज और रिसर्च लेवल आपके पास में चीजें होती हैं, विच आर प्योरली रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटीज, जो बिल्कुल ही मतलब हायर एजुकेशन में भी जो हायर वाले रिसर्च बेस्ड कामों के लिए लगाई जाती है। ठीक है। तो उन्होंने कहा यूनिवर्सिटीज जो हो वो यूनिटरी यूनिवर्सिटीज भी स्टैब्लिश हो, टीचिंग यूनिवर्सिटीज भी स्टैब्लिश हो और रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज भी स्टैब्लिश हो। चौथी बात इन्होंने कही कि प्रोविजंस शुड बी मेड फॉर टेक्निकल एजुकेशन बाय द यूनिवर्सिटी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यूनिवर्सिटी से निकलने के